हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आज टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी नियमित रूप से चल रही है और हिंदी की नियमित क्लासेज में दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ड विचार का। और वर्ड विचार में भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने व्यंजनों की वर्गीकरण स्टार्ट किया था दोस्तों। व्यंजनों की वर्गीकरण स्टार्ट करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण हमने यहाँ से छोड़ा था वो वहाँ से छोड़ा था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण से। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पिछली क्लास में हमने घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो पिछली हिंदी की क्लासेज हैं दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर 1 से लेकर क्रम से अब तक 16 वीडियो यानी 16 क्लासेज हमारी हिंदी की हो चुकी हैं दोस्तों। उनको आप क्रम से प्रत्येक वीडियो के थंबनेल पे 1 2 3 करके नंबरिंग डली हुई है, उनको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो इस क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि प्रयत्न क्या होता है दोस्तों। प्रयत्न क्या होता है और इसके आधार पर जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ये वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों प्रयत्न से हमारा तात्पर्य होता है यत्न। क्या होता है दोस्तों? यत्न। प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? यत्न या प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यत्न या प्रयास। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के बात कि वर्णों के उच्चारण में, यानी वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंदर जो अवयव हैं, मुख के अंदर जो अवयव प्रयास करते हैं वही हमारा क्या होता है? यत्न होता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड को बोलने में हमारे मुख के अंदर जो हमारे मुख के अवयव हैं, जैसे मूर्धा है, तालु है, जिह्वा है, दंत है, वर्ष हैं, ये सभी हमारे मुख के अंदर हैं, कंठ है। तो किन्हीं वर्णों को बोलने में, चाहे कोई सा भी व्यंजन हो, उन व्यंजन वर्णों को बोलने में हमारे मुख के अवयव जो प्रयास करते हैं, जो यत्न करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रयत्न कहते हैं। और उसी के आधार पर हम आज व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों, मैंने कल की क्लास में ही पहले आपको बता दिया था कि हमारे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। और मैंने 8 प्रकारों के बारे में कल की क्लास में बता दिया था। आज उन प्रकारों के बारे में हम क्रम से डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रकार था दोस्तों, हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था वो था स्पर्शी व्यंजन। क्या था दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। देखिए दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन के बारे में आपको मैंने पहले चर्चा कर चुका था। मैंने जब व्यंजनों की 33 संख्या बताई थी, तब मैंने उनको 33 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में बांटा था। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रयत्न के आधार पे। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पे भी एक स्पर्शी व्यंजन नाम का एक भेद होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और उसमें अंतर क्या है दोस्तों? तो जब हम डायरेक्टली आवांतर के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तब हम स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हम स्पर्शी व्यंजनों की संख्या मात्र कितनी मानेंगे? 16 मानेंगे। कितनी मानेंगे? 16 मानेंगे। और वो क्यों मानेंगे उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, समझना बात को कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं हमारे, कि स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जिनमें दोस्तों एक उच्चारण स्थान होगा हमारा। क्या होगा? एक उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, दूसरे उच्चारण स्थान को स्पर्श करे। ठीक है दोस्तों, स्पर्श करे, वही हमारे वो वर्ड क्या होते हैं? हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। यानी ऐसे व्यंजन वर्ड जो एक उच्चारण स्थान के अलावा दूसरे उच्चारण स्थान को क्या करें? आपस में स्पर्श करें, उनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। यानी कुल मिला कह सकते हैं मुख का अवयव, यानी मुख का एक अवयव दूसरे अवयव को क्या करे दोस्तों? स्पर्श करे या छुए, उन व्यंजन वर्डों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, कि इनमें एक उच्चारण स्थान होता है या एक उच्चारण अंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसके स्थान पे हम उच्चारण अंग भी
कह सकते हैं और दूसरे उच्चारण अंग को क्या करता है दोस्तों, स्पर्श करता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जैसे हमारी जीवा होती है, क्या होती है दोस्तों, जीवा होती है, और सपोज दैट ये तालु को स्पर्श करे, किसको स्पर्श करे, तालु को स्पर्श करे, या फिर ये किसको स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे, या फिर किसको स्पर्श करे, वर्ष को स्पर्श करे, ठीक है दोस्तों, या फिर किसको स्पर्श करे, ओष्ठ को स्पर्श करे, या फिर हम कह सकते हैं किसको स्पर्श करे, दंत को स्पर्श करे। और स्पर्श का मतलब दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, छूना, क्या होता है, छूना होता है। तो बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं कि जिनमें एक उच्चारण अंग दूसरे उच्चारण अंग को क्या करता है, स्पर्श करता है। उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। हमारी हिंदी व्याकरण में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या यहाँ पे कितनी मानी है दोस्तों, 16 मानी है। और वो 16 कौन कौन से हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को क्या माना गया है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन माना गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए टा ठा, डा ढा, ता था, दा और धा। फिर उसके बाद में दोस्तों पा, फा, वा और हमारा भा। इन कुल मिला के बात है दोस्तों, इन 16 वर्णों को हम क्या मानते हैं, स्पर्शी वर्ण मानते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में व्याकरण में दोस्तों आपको समझना होगा कि जब हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं तो इनके जो पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों, इनके क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, उनको भी हम स्पर्श व्यंजनों की संख्या में रखते हैं। उनको भी हम किसकी संख्या में रखते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या में रखते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन हम जब प्रयत्न के आधार पे पढ़ते हैं दोस्तों, किसके आधार पे पढ़ते हैं, प्रयत्न के आधार पे पढ़ते हैं। जब हम दोस्तों प्रयत्न के आधार पर पढ़ते हैं तो केवल इन 16 वर्णों को ही हम स्पर्शी व्यंजन मानते हैं। ठीक है दोस्तों। और वैसे भी हिंदी में अगर आपसे पूछ ले कि विशुद्ध रूप से स्पर्शी व्यंजन कितने हैं दोस्तों, तो विशुद्ध रूप से स्पर्शी व्यंजन 16 हैं। कितने हैं दोस्तों, 16 हैं। लेकिन हम हिंदी व्याकरण में 25 स्पर्श व्यंजन मानते आवांतर के आधार पर, आवांतर के भेद के आधार पर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो। ठीक है। लेकिन जब हम प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों तब हमें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी माननी है, 16 माननी है। और जो विशुद्ध रूप से शुद्ध भी होती है कि 16 ही होती हैं, क्योंकि इन 5 पंचमाक्षरों को हम नासिक के वर्ण भी मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, इनको हम नासिक के वर्ण मानते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है दोस्तों, नाक से होता है। लेकिन शुद्ध रूप से स्पर्श होते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन होते हैं विशुद्ध रूप से, वो ये 16 वर्ण होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब दोस्तों आपको 25 बतानी है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि विशुद्ध रूप से कितने रूप से, विशुद्ध रूप से स्वरों की स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको दोस्तों 16 बतानी है। कितनी बतानी है, 16। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये कहे डायरेक्टली एग्जामिनर कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो आपको बतानी कितनी, 25 है। कितनी है दोस्तों, 25 है। सपोज दैट वो आपसे कहे कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो विशुद्ध रूप से कितनी है, तब आपको कितनी बतानी दोस्तों, 16 बतानी है। बात समझ गए होंगे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन 8 भेदों में से हमारा एक भेद कंप्लीट हो गया, स्पर्शी व्यंजन कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे भेद की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों। हमारा जो दूसरा भेद है दोस्तों वो है संघर्षी व्यंजन का। कौन सा है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। इसको मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। हमारा जो दूसरा भेद है दोस्तों वो है संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। अब दोस्तों संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमें संघर्ष करना पड़े। क्या करना पड़े दोस्तों, संघर्ष करना पड़े। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, संघर्ष करने में जो हवा होती है दोस्तों वो पूर्णतः, यानी ऐसे वर्ड, कुल मिला के संघर्षी का मतलब होता है संघर्ष करना। तो इनमें ऐसे वर्ड आते हैं दोस्तों, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में
हवा कौन सी दोस्तों, मुख के अंदर की हवा, ठीक है दोस्तों, पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों, पूर्णतः अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है तथा घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तथा घर्षण, घर्षण का मतलब दोस्तों जानते हैं रगड़, रगड़ के साथ बाहर निकलती है, के साथ बाहर निकलती है, निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी इनमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो मुख के अवयव होते हैं, जैसे जीवा है हमारी सपोज दैट, अब ये जो मान चलो ये हमारा क्या है दोस्तों, मूर्धा है, और ये हमारा ये मूर्धा हो गया दोस्तों, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तालु हो गया, और ये हमारी यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीव है। क्या है हमारी दोस्तों, एक जीव है, यानी कुल मिला के बात कह सकते हैं हमारी जीव है, ये जीव है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो जीव होती है दोस्तों, ये जो जीव है हमारे मुख के अंदर की, ये जीव सपोज दैट यहाँ से इस प्रकार घूमकर यहाँ पे आ जाए, यानी इसको स्पर्श कर ले, किसको, मूर्धा को, मूर्धा के पश्च भाग को स्पर्श करे, और जो हमारे यहाँ से जो हमारी काकल है, हमारा जो काकल है दोस्तों, और ये हमारे फेफड़े हैं, क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे दोस्तों, फेफड़े होते हैं। उन फेफड़ों से निकल के जो वायु होती है दोस्तों, काकल से होकर और कहाँ पे आती है, मुख के अंदर आती है, और मुख के अंदर आते आते दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। लेकिन हवा का आपको पता होगा दोस्तों, जहाँ से भी जगह मिलती है वहाँ से निकलती है, तो हवा यहाँ से क्या होगा दोस्तों, रगड़ खा के, यानी यहाँ से घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी। इस वजह से इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, यानी रगड़ के साथ निकलने वाले वर्ण। बात समझ गए होंगे दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। अब मैं इसको बताता हूँ ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, यानी घर्षण वाले व्यंजनों की या संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, मात्र 4 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों, ऐसे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, सा, सा और हा, ठीक है दोस्तों। इन 4 व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, सा और हा। अगर दोस्तों हम आवांतर के आधार पर इनके भेद मैंने बताए थे पहले, तो आवांतर के आधार पर दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको कराए थे दोस्तों, आवांतर के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उनमें अगर उनमें देखें दोस्तों तो उनमें हम 4 वर्डों को क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। लेकिन हम यह प्रयत्न के आधार पर जब इनको पढ़ते हैं दोस्तों, तो प्रयत्न के आधार पर इन्हीं वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख के अवयव में, मुख के जो अवयव होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और हवा को घर्षण करके या संघर्ष करके या रगड़ के साथ बाहर निकलना पड़ता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों। ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं कि जब ये घर्षण करते हैं, रगड़ करते हैं, तो दोस्तों जो मुख की हवा होती है वो हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। कैसी निकलती है, बाकी के वर्णों बोलने की अपेक्षा इन वर्णों को बोलने में जो हवा होती है वो थोड़ी ऊष्म निकलती है, गर्म निकलती है। इस वजह से इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब इन वर्णों के अलावा, इन 4 वर्णों के अलावा दोस्तों हमारी 5 ध्वनियाँ और हैं, हमारी 5 ध्वनियाँ और हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अरबी फारसी ध्वनियाँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरबी फारसी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अरबी फारसी व्यंजन भी कहते हैं या विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों, हमारे का, गा, खा, जा और फा, ठीक है दोस्तों। अब इनका प्रयोग दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने इन वर्णों के, यानी अरबी फारसी वर्णों, जिनके आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ है। इन वर्णों के बारे में मैंने पिछली क्लासेज में, यानी हमारी जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं उनमें मैंने बहुत अच्छी डिटेल से इनके बारे में समझाया है दोस्तों। अगर इनके बारे में अगर आपको यहाँ समझ में कम आ रहा है तो हमारी पिछली क्लासेज में जाके दोस्तों इन 5 वर्णों के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। वे मैं यहाँ केवल इतनी ही बात करूँगा कि इन अरबी फारसी व्यंजन जिनके आगे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इनको भी दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन मानते हैं, जिनका प्रयोग हमारी हिंदी में किसने स्टार्ट किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। और बाद में मैं एक स्पेशल वीडियो, यानी इनसे बनने वाले वर्णों पर, इनसे बनने वाले शब्दों पर और उनके अर्थ पर एक स्पेशल वीडियो डालूंगा दोस्तों, जिनका हमारी हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्व होगा और जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वेद की दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट हमारा थर्ड वेद है दोस्तों, वो है
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दूसरा तीसरा भेद है दोस्तों, वो हमारा कौन सा है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तीसरा भेद देखिए हमारा दोस्तों, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब बात समझना दोस्तों, अब आपको यहाँ तक एक बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी दोस्तों कि स्पर्शी क्या होता है और संघर्षी क्या होता है। स्पर्शी वर्ड वो होते हैं दोस्तों, अभी समझ में आ गया होगा कि इनमें एक उच्चारण स्थान, एक उच्चारण अंग दूसरे उच्चारण अंग को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, संघर्षी में क्या होता है कि जो मुख्य अवयव हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और जो हवा है वो किसके साथ निकलती है दोस्तों? रगड़ और घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी, जो हवा है हमारी वो हवा कैसे निकलती है दोस्तों? रगड़ और घर्षण के साथ में कैसे क्या करती है? बाहर निकलती है। तो कुल मिला के बात समझ में आपको आ गई होगी कि ऐसे वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो पहले उच्चारण स्थलों को, उच्चारण अंगों को स्पर्श करें और फिर घर्षण या रगड़ के साथ बाहर निकलें। यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में क्या हो दोस्तों? पहले वो वर्ड जिनके उच्चारण में पहले हमारे मुख के जो अवयव हैं, मुख के जो अंग हैं उनको स्पर्श करें हम, हमारे जैसे जीवा है वो तालु को स्पर्श करे, फिर उसके बाद में क्या हो दोस्तों? वो घर्षण के साथ में बाहर उच्चारित हों। ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी संघर्षी बोलते हैं। यानी ये स्पर्श भी करते हैं और घर्षण के साथ में भी बाहर निकलते हैं। ऐसे वर्डों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। और हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 है। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? चा, छा, जा और झा। इन 4 वर्णों को दोस्तों क्या माना जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। वैसे इनको स्पर्शी व्यंजन, केवल स्पर्शी व्यंजन मानते हैं और हमारे अवान्तर के आधार पर इनको स्पर्श व्यंजन मानते हैं, लेकिन हम प्रयत्न के आधार पर जब बात कर रहे हैं दोस्तों तो चा, छा, जा, झा को हम क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि जो हमारा स्पर्शी वर्ड है उनको, उनमें भी ये शामिल थे और स्पर्शी संघर्षी में भी शामिल हैं। लेकिन जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए दोस्तों, आपसे केवल ये पूछे कि स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, तब आपको अगर ऑप्शन में 4 रख दे तब आपको इनको स्पर्श भी मानना है। अगर आपसे वो स्पर्श संघर्षी पूछ ले तब भी आपको इन्हीं का उत्तर बताना है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको समझना है यहाँ पर कि स्पर्श संघर्षी इनको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों हमारा बात? यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी कि स्पर्श संघर्षी क्यों हैं। अगर बात करें हम संस्कृत की दोस्तों, तो संस्कृत में बात करें दोस्तों अगर संस्कृत की, तो संस्कृत में केवल इन वर्णों को स्पर्श ही माना जाता है, स्पर्श व्यंजन ही माना जाता है। संस्कृत में इनको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जैसे भेद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, केवल ये हिंदी में दिए गए हैं दोस्तों। केवल ऐसा जो उल्लेख मिल रहा है अलग से कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा को माना जाता है, केवल हिंदी में ही है, संस्कृत में नहीं है दोस्तों। ऐसा बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चौथे भेद के बारे में दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे भेद के बारे में। किसके बारे में? चौथे भेद के बारे में। जो दोस्तों चौथा हमारा जो भेद है वो है हमारा नासिक्य व्यंजन। कैसा है दोस्तों? चौथा भेद है हमारा नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, ठीक है दोस्तों। नासिक्य व्यंजन, नासिक से पता चल रहा होगा दोस्तों, नाक वाले व्यंजन यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती हो। जिन वर्णों के उच्चारण में जो हवा होगी दोस्तों वो किससे निकलती हो? नाक से निकलती हो, केवल ओनली फॉर नाक से निकलती हो, नाक से निकलती हो। ठीक है दोस्तों, नाक से निकलती है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आपको एक बात समझना, इनकी हमारे हिंदी में संख्या क्या होती है दोस्तों?
5 होती है। क्या होती है? 5 होती है। और क्या कौन कौन से होते हैं? या मंग डन, ठीक है, या मंग डन, ठीक है दोस्तों। ये 5 वर्ण हमारे क्या हैं? हिंदी वर्णमाला के नासिक के वर्ण हैं, जिनके उच्चारण में क्या होती है दोस्तों? हवा हमारी केवल नाक से निकलती है। किससे निकलती है दोस्तों? हवा केवल नाक से निकलती है। और याद रखना दोस्तों, इनके स्थान पे हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन वर्णों के स्थान पर अगर ये वर्ण आ रहे हों हमारे किसी भी शब्द में, तो इनके स्थान पे हम पंचमाक्षर यानी अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों बात समझ में आपको आ गई होगी, पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना कि अनुस्वार है, किसका दोस्तों? अनुस्वार है। तो अनुस्वार जो वर्ण होते हैं दोस्तों, अनुस्वार, ये किसका चिन्ह है दोस्तों? अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण भी केवल नाक से होता है। किससे होता है दोस्तों? अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। ये भी बात याद रखनी दोस्तों। जैसे हम इनका, अब आपके मन में एक यहाँ पे नया क्वेश्चन पैदा हो गया होगा दोस्तों कि इन 5 पंचमाक्षरों के बदले हम अनुस्वार का प्रयोग क्यों कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बाद में जब संधि कराऊंगा तब इनके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान के चलो हम संधि ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों और हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जो हमारा ये ना है दोस्तों, इस ना के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया। तो ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। तो यहाँ पे हमने पंचमाक्षर के बदले पे स्थान पे किसका प्रयोग कर दिया दोस्तों? अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। तो बात क्लियर हो गई दोस्तों, बात समझ गए होंगे। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं हमारे हिंदी में? 5 होते हैं। य मंग डन, ठीक है, य मंग डन, 5 वर्ण हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला भेद करते हैं दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इनको नासिक के व्यंजन अलग से ये बोला जाता है कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों में जो हवा है थोड़ी देर अपने उच्चारण स्थल पर रुक जाती है, लेकिन इनके उच्चारण में हवा सीधी केवल नाक से सीधी की सीधी निकल जाती, कहीं पर टकराती नहीं है। स्पेशली इनको इसलिए अलग से नासिक के वर्ण में रखा गया है, लेकिन आवांतर के आधार पर दोस्तों इनको स्पर्श व्यंजनों में भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला हमारा 5वां भेद देखिए। हमारा दोस्तों जो 5वां भेद है वो है संघर्षहीन या अर्धस्वर। 5वां भेद है वो है हमारा संघर्षहीन या अर्धस्वर दोस्तों इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अर्धस्वर के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों कि अर्धस्वर क्या होते हैं, संघर्षहीन क्या होते हैं। तो अर्धस्वर दोस्तों उनको इसलिए, अर्धस्वरों की पहले संख्या देख लीजिए दोस्तों। अर्धस्वरों की संख्या हमारी हिंदी में 2 है। कितनी है? 2। या और वा को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? अर्धस्वर बोलते हैं। अब दोस्तों इनको दोनों वर्णों को हम अर्धस्वर क्यों बोलते हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं, या और वा हैं। दोस्तों इनके उच्चारण में क्या होता है, इनका उच्चारण कभी तो स्वरों की तरह हो जाता है और कभी हम इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह कर देते हैं। जैसे मान चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गए, मैंने बोला, आपको क्या बोला? गए। लेकिन हम बहुत से स्टूडेंट, मैंने गए बोला तो बहुत से स्टूडेंट इस तरीके से लिखेंगे और बहुत से लोग इस तरीके से लिखेंगे गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब इनका उच्चारण एक ही तरह, एक का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है दोस्तों? एक ही तरह हो रहा है। तो इनका उच्चारण कभी तो व्यंजनों की तरह महसूस होता है हमें और कभी स्वरों की तरह महसूस होता है। तो कभी स्वर होते हैं, कभी व्यंजन होते हैं। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑथेंटिक बात है, वो ऑथेंटिक बात यह है कि इन वर्णों के उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की भांति स्वतंत्र होता है। इन वर्णों का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? स्वरों की भांति स्वतंत्र होता है। सबसे ऑथेंटिक बात यही है दोस्तों, स्वतंत्र होता है। यानी इनके उच्चारण में हमारे मुख के अंदर की जो हवा होती है उसको कहीं पे भी रुकावट पैदा नहीं होती। जैसे हम बोले या वाह, कहीं पे जीभ नहीं टकरा रही है, हमारी जो जीभ है वो सीधी सीधी मुख से हवा है, जो हमारे काकल है, काकल से सीधी सीधी हवा मुख होते हुए बाहर निकल रही है। इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों की भांति स्वतंत्र होता है और लंबे समय तक होता है। मैं बोलूँ या वाह, लेकिन बाकी के व्यंजन वर्णों को हम लंबे समय तक ना तो बोल सकते हैं और ना ही इस प्रकार स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। इस वजह से इन दोनों वर्णों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम अर्धस्वर बोलते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों कि इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख के किसी भी अवयव को ये स्पर्श नहीं करते हैं उच्चारण में और स्वरों की भांति इनका स्वतंत्र उच्चारण करते चले जाते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है ये। या और वाह हमारे क्या है दोस्तों? अर्धस्वर हैं, या इनको हम संघर्षहीन स्वर भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों।
नेक्स्ट अगला हमारा जो 5वां भेद है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका, बाद में देखिए दोस्तों आप अपनी एक नोटबुक बना लें और सभी पॉइंटों को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करके एक अच्छे नोट्स बना लें, क्योंकि मैं यहाँ पे कम्प्लीटली दोस्तों आपको करा रहा हूँ। इनके अलावा आपको हिंदी में और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं इस टॉपिक में, वर्ड विचार में मैं एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे से दोस्तों। बस आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। ठीक है दोस्तों, बस मेरे को तो इतना ही चाहिए आपसे। अब देखिए नेक्स्ट अगला भेद करता हूँ मैं, अगले जो टॉप पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूँ। अगला जो 6वां भेद है वो हमारा है दोस्तों, हमारा जो 6वां भेद है दोस्तों वो है प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात। हम 6वां जो भेद पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे प्रकंपित, प्रकंपित, यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, लुंठित, यहाँ हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कंपन जात। क्या कह सकते हैं, कंपन जात। ठीक है, व्यंजन। जो अगला भेद है हमारा दोस्तों वो कौन सा है, प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए होंगे आपको हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपन, कंपन से आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रकंपित, कंपन यानी यहाँ पे कांपने वाली शब्द आ रहे हैं। कंपन ऐसे वर्ड जिनको बोलने में मैं कंपन महसूस हो, क्या हो दोस्तों, कंपन महसूस हो, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर लुंठ की, कि लुंठ का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों। लुंठ का तात्पर्य होता है लुढ़कना, ठोकर मारना, लपेटना या गति देना। यानी हम बात करें लुंठित की दोस्तों, तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आ रहा है लुंठ। क्या निकल के आ रहा है, लुंठ। क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, लुंठ। इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, लुढ़कना। क्या तात्पर्य होता है लुंठ का, मतलब लुढ़कना। हम यहाँ इसको कह सकते हैं लपेटना। क्या कह सकते हैं, लपेटना। यहाँ हम इसको कह सकते हैं ठोकर मारना। क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठोकर मारना। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं गति देना। क्या देना, गति देना। बात समझ गए होंगे। अब क्या होता है दोस्तों कि जो ये वर्ड होते हैं, इन वर्णों के उच्चारण में यानी प्रकंपित वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीवा होती है वो जो जीवा होती है दोस्तों वो क्या करती है, तालु से लुढ़ककर, तालु से लुढ़ककर, लुढ़ककर झटके के साथ वर्ड का उच्चारण करती है। जो इन वर्ड होते हैं, इन वर्डों के उच्चारण में जो हमारी जीवा होती है दोस्तों वो तालु से लुढ़ककर क्या करती है, स्पर्श करती है। तालु को कैसे लुढ़ककर स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ में एक तरीके से कह सकते हैं मुख का उच्चारण इन वर्डों से होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको उच्चारण में जो जीवा की नोक होती है वो वर्ष को बार बार क्या करती है, स्पर्श करती है। अब मैं आपको दो तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों। पहले आपको कि जैसे मान चलो सपोज दैट ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, मूर्धा। ये हमारे क्या है दोस्तों, ऊपर का दांत। ये क्या है हमारा दोस्तों, निचले का जबड़ा। यानी ये हमारे ऊपर की दांत की जबड़ी है दोस्तों यहाँ पे, और ये निचली जबड़ी है दांतों की। ठीक है, और यहाँ से हमारी ये क्या है, जीवा है। क्या है दोस्तों, जीवा है। और ये हमारा क्या है, काकल्य है। और ये हमारे क्या है यहाँ पे दोस्तों, फेफड़े हैं। मैंने अभी आपको बता दिया ये फेफड़े, यहाँ से हवा हमारी काकल्य से होती है, हवा मुख में आती है। समझना दोस्तों, मैं केवल समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई पेंटिंग का कार्य नहीं कर रहा हूँ, बस केवल आपको समझना है। ये हमारा मूर्धा हो गया और ये तालु हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, जबड़ा है दोस्तों। क्या है, जबड़ा है। और ये जबड़े के क्या है, मसूड़े हैं दोस्तों। क्या है, मसूड़े। और निचले भाग में ये क्या है हमारे दोस्तों, दांत हैं। क्या है, ये दांत हैं। समझना अच्छे से दोस्तों। अब क्या होता है जब दोस्तों ये लुंठित वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जो हमारी जीभ होती है दोस्तों वो बार बार यहाँ पे मसूड़े, जो जीभ होती है 2-3 बार इनके उच्चारण में 1-2 बार क्या करती है, मसूड़े से टकराती है। क्या करती है दोस्तों, मसूड़े से टकराती है। बात समझना दोस्तों। और टकराने के बाद में थोड़ा मुड़कर क्या करती है दोस्तों, तालु को यहाँ से मुड़कर दोस्तों, टकराने के बाद में यहाँ पे मुड़कर तालु को स्पर्श करती है। किसको, तालु को स्पर्श करती है। स्पर्श करने के बाद में यहाँ से लुढ़ककर इस मसूड़े से टकराती है। क्या करती है, यहाँ से लुढ़ककर क्या करती है, इस मसूड़े से टकराती है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से इन वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लुंठित वर्ड या प्रकंपित। जब ये ऐसी प्रक्रिया होती है कि जीभ
लुढ़ककर तालु को स्पर्श करे, जीभ लुढ़ककर तालु को स्पर्श करे, फिर उसके बाद में नीचे गिर के मसूड़ों को स्पर्श करती है। इस प्रकार जब ये प्रक्रिया होती है तो क्या होता है दोस्तों, जो हवा होती है उसके मुख के अंदर जो हवा होती है उसमें कंपन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कंपन पैदा हो जाता है। इस वजह से इनको कंपन जात वर्ड या प्रकंपित वर्ड या लुंठित यानी लुढ़कने की वजह से, जीवा के लुढ़कने की वजह से, जैसे जीवा होती है यहाँ से मुड़ती है, तालु को छूती है, छूने के बाद में फिर नीचे गिरती है, किस पर, मसूड़े पर। किस पर गिरती है दोस्तों, मसूड़े पर गिरती है। इस वजह से इनको लुढ़कना यानी लुंठित वर्ड भी कहते हैं, प्रकंपित वर्ड भी कहते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि लुंठित क्या होता है, प्रकंपित क्या होता है। अब ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे हिंदी में, तो दोस्तों याद रखना ऐसे वर्णों की संख्या दोस्तों हमारे केवल हिंदी में एक है। कितनी है दोस्तों, ए है, और वो वर्ड है दोस्तों हमारा रा। क्या है दोस्तों, रा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि लुंठित वर्ड कौन सा है, प्रकंपित वर्ड कौन सा है, रा। अब आप रा का उच्चारण कीजिए, रा। रा में पहले हमारी जीभ मुड़ी, तालु को छुआ और छूने के बाद स्पष्ट आगे किस पे टकराई दोस्तों, मसूड़े पे टकराई। किस पे टकराई, मसूड़े पे। किस पे टकराई दोस्तों, मसूड़े पे। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं जीवा तालु से लुढ़ककर क्या करती है, स्पर्श करती है। जीवा तालु से लुढ़ककर स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद में क्या करती है दोस्तों, मसूड़े से टकराती है। किससे टकराती है, मसूड़े से टकराती है। मसूड़े को हम वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ष बोलते हैं। मसूड़े से टकराती है। बात क्लियर हो गई दोस्तों हमारी। ये हमारा क्या है दोस्तों, मसूड़ा है। क्या है दोस्तों, मसूड़ा है। और ये हमारा क्या है, तालु। और ये हमारी क्या है दोस्तों, जीभ है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ही आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले भेद की हम बात करेंगे। सातवां जो हमारा भेद है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज करता हूं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। देखिए जो सातवां भेद है दोस्तों हमारा वो है पार्श्विक व्यंजन का। पार्श्विक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुई बात। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, पार्श्विक का मतलब होता है पार्श्व। पार्श्विक से क्या निकल रहा है दोस्तों, पार्श्व निकल रहा है। और पार्श्व का तात्पर्य हिंदी में होता है बगल। क्या होता है दोस्तों, बगल। ठीक है। अब इनके उच्चारण में दोस्तों जो हमारी जीभ होती है, यानी हमारी जीभ इस प्रकार सीधी है। जब इन वर्णों का यानी पार्श्विक वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ है वो थोड़ी इस प्रकार सीधी इस प्रकार है। जब इनका उच्चारण करते हैं जीभ थोड़ा मुड़ जाती है। इस प्रकार क्या होते हैं, दो मुख के जो अंग होते हैं वो चिपक जाते हैं, इस प्रकार चिपक जाते हैं। जीभ उनसे इस प्रकार चिपकती है दोस्तों, थोड़ी मुड़ जाती है। यानी एक सीधी पट्टी हो, उसको हम इतना मोड़ दें दोस्तों इस तरीके से, इस प्रकार जीभ थोड़ी इस प्रकार मुड़ जाती है। और जो हवा होती है इस जीभ के बगल से बाहर निकल जाती है। हवा होती है वो जीभ के पार्श्व से निकल जाती। मान चलो ये हमारी जो जीभ होती है दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, थोड़ी मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और जो हवा होती है वो इन बगल से होकर, यानी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं तालु हो गया, हमारी जीवा हो गई, और ये जीभ भी है थोड़ी मुड़ जाती है। और हवा होती है दोस्तों वो इन बगलों से होकर निकल जाती है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी मुख्य के दो अंग होते हैं वो इस प्रकार चिपक जाते हैं कि जो बगल होती है उनमें जगह बच जाती है। उन पार्श्व यानी उन बगलों से होकर क्या होती है दोस्तों, हवा बाहर निकलती है। पार्श्व से होकर हवा निकलती है। उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कुल मिला के बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। अब पार्श्विक व्यंजनों की संख्या की बात करें दोस्तों तो हमारी हिंदी में पार्श्विक व्यंजनों की संख्या मात्र एक होती है और वो होता है दोस्तों ला। क्या होता है दोस्तों, ला। यानी हम ला को क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब कुल मिला के दोस्तों एक बात समझना दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आवांतर के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कराया था तो मैंने ये 4 व्यंजन लिए थे। आपको क्या लिए थे दोस्तों, ये 4 व्यंजन लिए थे। और इनको मैंने क्या बताया था आपको, अंतस्थ व्यंजन बताया था। क्या बताया दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, उन अंतस्थ व्यंजनों में अगर हम बात करें इन दो वर्णों को, या और वा को, तो इनको तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर रा की बात करें दोस्तों तो इस रा को हम क्या बोलते हैं, लुंठित भी बोलते हैं। और ला की बात करें तो दोस्तों ला को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक भी बोलते हैं। बात समझ गए दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का कि इनके उच्चारण में क्या होती है, हवा पार्श्व से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। मैं इरेज करता हूं दोस्तों।
नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा आखिरी भेद है प्रयत्न के आधार पे 8वां भेद, ठीक है दोस्तों। और 8वां भेद है हमारा दोस्तों, 8वें भेद को बोलते हैं ताड़नजात। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताड़नजात, ठीक है दोस्तों। या फिर हम इनको बोल सकते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त, या फिर इनको हम बोल सकते हैं दोस्तों द्विगुण। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? द्विगुण व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अगला भेद है हमारा ताड़नजात, द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है दोस्तों। ताड़नजात, उत्क्षिप्त, ठीक है। ताड़नजात का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण हम कैसे करें दोस्तों? एकदम फेंकते हुए झटके से करें, उनको हम ताड़नजात बोलते हैं। झटके के साथ करें उनको ताड़नजात। झटका तो जानते हो दोस्तों, झटका कैसे होता है? तो एकदम झटका लगे उन वर्णों को बोलने में, उनको हम ताड़नजात। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। कैसा होता है दोस्तों? फेंका हुआ, फेंका हुआ। ताड़नजात का मतलब झटके से। द्विगुण का मतलब दो गुणों को धारण करने वाला, दो गुणों को धारण करने वाला, तीनों अलग अलग हैं दोस्तों, समझना आप इनको क्या होता है दोस्तों। और जो ताड़नजात वर्ण में पहले उनके बारे में बता देता हूँ। उनकी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों? 2। और वो 2 कौन कौन सी? एक तो होता है हमारा ये डा, एक होता है ये ढ, ठीक है दोस्तों। अब बात समझना दोस्तों, ये दोनों वर्ण हैं, इनको हम उत्क्षिप्त वर्ण बोलते हैं। हमारा जो टा वर्ग है दोस्तों, क्या है दोस्तों? टा वर्ग है। उस टा वर्ग का दोस्तों तीसरा और जो चौथा वर्ण है, तीसरा व जो चौथा वर्ण है दोस्तों, उन वर्णों से इनको बनाया गया है। अब मैं आपको समझा, टा वर्ग के जो तीसरे चौथे वर्ण हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? डा और ढा हैं। अब इनको हम यहाँ बोल सकते हैं डा, और इसको बोलते हैं हम ढा। इंग्लिश से सीखें दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डी से बन गया डा, और इसको बोलते हैं हम DH, ढा, ठीक है दोस्तों। जब इनके आगे हम यहाँ पे ये क्या लगा देते दोस्तों? उत्क्षिप्त चिन्ह लगा देते हैं। अब ये उत्क्षिप्त वर्ण बन गए। जब ये उत्क्षिप्त वर्ण बन जाते तब इनका इनके उच्चारण में आ आगे लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों? आ। पहले तो हम इनको बोल रहे थे ड और ढ, अब इनको बोलेंगे अडा और अढय, अडा और अढय, अढय और अढय। अब समझना दोस्तों, अब इनको झटके से, अब पहले तो बोल रहे थे डा ढ, लेकिन अब कैसे बोल रहे हैं? अढ अढय, अढय अढय, झटका लग रहा है। दूसरे इनको एक तरीके से ऐसा लग रहा है मुख से फेंक रहे हों, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? ताड़नजात या उत्क्षिप्त बोलते हैं, ठीक है। अब द्विगुण का मतलब, पहले तो इनको डा और डा बोल रहे थे, लेकिन अब इनको कैसे बोल रहे हैं? अढय, अढय, यानी इनका दूसरा इन्होंने गुण धारण कर लिया, इस वजह से हम इनको बोलते हैं दो गुणों का, यानी द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, दो गुणों को धारण करने वाले। पहले डा थे, लेकिन अब अढय और अढय हो गए, ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखना दोस्तों, इनको वैसे उच्चार तो हम अढय और अढय की तरह करते हैं, लेकिन जब इनकी इंग्लिश बनाई जाए, इन डय और ढय की अगर इंग्लिश की बारे में बात करी जाए, जो अढय होता है दोस्तों, इसको हम आर से लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों? RH लिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जब स्पर्श व्यंजन कराए थे दोस्तों, तब मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से कराया है। आप पिछली क्लासेज में जाके और अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मान चलो मैं सपोज दैट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? निम्बा हेरा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निम्बा हेडा, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? निम्बा हेडा। जब इसकी अगर मीनिंग बनाएंगे दोस्तों, तो NIMBAHERA, यानी अब हमने जो यहाँ पे डा है, ये डा है, हेड़ा, ये डा है, इसको हमने कैसे लिखा दोस्तों? RA लिखा। तो याद रखना दोस्तों, जो डे है, इस डे को हम R से लिखते हैं इंग्लिश में, और ढे की इंग्लिश R क्या लिखते हैं? RH। आपने बहुत सी जगह देखा होगा दोस्तों, बहुत से जिलों का नाम देखो, जैसे भीलवाड़ा, राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं? VHILWARA, ठीक है। जब कोरोना चला था तब स्टार्टिंग में भीलवाड़ा जिले को क्या बोला गया था? भारत का वुहान की संज्ञा दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, ठीक है दोस्तों। याद रखना, समझना बात को। क्लियर हो गया दोस्तों? भीलवाड़ा आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका सारे पॉइंट्स हो गए इनके। तो तुमको ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, तो आपको समझना दोस्तों कि इनके उच्चारण होता है दोस्तों, जब क्या होता है इनके उच्चारण में, ताड़नजात के उच्चारण में जो जीभ होती है दोस्तों, पहले क्या करती है? मुड़कर मूर्धा को छूती है। इनके उच्चारण में जीभ, अगर परिभाषा बोलें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा, जिनके उच्चारण में जीवा पहले क्या करती है? मुड़कर मूर्धा को स्पर्श करे, और स्पर्श करने के बाद में झटके के साथ नीचे गिरे, झटके के साथ नीचे गिरे,
उन वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी झटके के साथ गिरने वाले वर्ड या फेंके हुए वर्ड या दो गुणों को धारण करने वाले वर्ड, यानी कुल मिला के ताड़नजात उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से, क्लियर पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे क्या हो गए, व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों उच्चारण स्थानों के बारे में, वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में, उसके बाद में भी हम बात करेंगे दोस्तों। अभी हमारी वर्ड विचार क्लास 3-4 दिन और चलेगी। अभी बहुत सारे मैं आपको नए नए टॉपिक अब और कराऊंगा, यानी आपको ऐसे ऐसे नए टॉपिक्स कराऊंगा यहाँ पे जो आपने कभी वर्ड विचार में पढ़े ही नहीं होंगे दोस्तों। पहले हम वर्ड विचार के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम व्यंजनों को स्वर रहित करना, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम रेफ वर्ड के बारे में, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों हम शब्दों के क्रम के बारे में, वर्णों के क्रमांक के बारे में, हिंदी शब्दकोश के बारे में, फिर शब्द शुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ड विचार में ही आते हैं सारे टॉपिक्स दोस्तों, मैं सभी को आपको एक एक करके कराऊंगा। यहाँ पर जो अगली हेडिंग डालें दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग डालें वर्णों का उच्चारण स्थान। अगली हेडिंग डालें दोस्तों वर्णों का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोस्तों वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। क्लियर हो गया दोस्तों, हेडिंग डाल दी होगी आप सभी ने कि वर्णों का उच्चारण स्थान। अब बात समझना दोस्तों कि सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है दोस्तों कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान क्या होते हैं कि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, उच्चारण करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको पहले समझा देता हूं दोस्तों कि जैसे मान चलो दोस्तों हमारा क्या तालु है, क्या है दोस्तों हमारा ये मुर्दा हो गया दोस्तों, ये मुर्दा हो गया, ये तालु हो गया, ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, जीवा हो गई। ठीक है दोस्तों, अब वायु यहाँ से निकली दोस्तों, वायु यहाँ से निकली, सपोज दैट वायु हमारी जीभ मुड़ के यहाँ पे आ गई और वायु यहाँ पे आके यहाँ पे टकराई। किस पे टकराई, इस स्थान पे टकराई। तो यहाँ पे वायु मुख से निकल के इस स्थान पे टकराई, तो यहाँ पे टकराने के बाद में फिर ये बाहर निकलेगी मुख से। तो अब ये मुख से हमारी जो श्वास नलिका से जो हमारी वायु होती है, जिस स्थान पर आकर श्वास हमारी रुकती है और उस स्थान से उस वर्ड का उच्चारण उस स्थान होता है, उस स्थान को, जिस स्थान पर मुख से निकली वायु आकर रुकती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड का उच्चारण स्थान बोलते हैं। मान चलो हमने कोई वर्ड बोला और उस वर्ड के बोलने में हमारे जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों से हवा निकली वर्ड के उच्चारण में, वो फेफड़ों से निकल के हवा कहाँ टकराई, तालू से टकराई, और तालू से टकराने के बाद में मुख से बाहर निकली। जब फेफड़ों से निकली हवा हमारे मुख के तालू पे टकराई, तो तालू क्या हो गया, उस वर्ड का उच्चारण स्थान हो गया। और सपोज दैट मान चलो कोई हवा यहाँ से निकली और वो मूर्धा पे आगे टकराई और फिर टकराने के बाद में फिर मुख से बाहर निकली, तो ये क्या हो गया, उस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। तो बात समझना दोस्तों क्या होता है कि उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर श्वास नलिका से होती हुई बाहर निकलती है। इस स्थिति में जहाँ पे श्वास रोकी जाती है, उस स्थिति को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पे हम इसके लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है, वह उसका उच्चारण स्थान होता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ड जहाँ से उत्पन्न होता है वह क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है। मैंने समझा दिया है दोस्तों कि हमारे इस फेफड़ों से हवा निकली और हवा मान चलो तालू से आके टकराई, फिर तालू के बाद में फिर मुख से बाहर निकली, तो तालू उसका उच्चारण स्थान। मान चलो हवा जीवा पे आके रुकी और जीवा से निकल के फिर बाहर निकली, तो जीवा उसका उच्चारण स्थान। मान चलो हवा सीधी ओठ से आके टकराई, तो ओठ उसका उच्चारण स्थान। मान चलो फेफड़ों से निकली हवा दांत से आके टकराई, तो दंत उसका उच्चारण स्थान। मान चलो सीधी हवा कंठ पे आके रुकी, फिर कंठ से सीधी मुंह से बाहर निकल गई, तो कंठ उसका उच्चारण स्थान हो गया।
बात समझ गए होंगे दोस्तों, क्लियर हो गया। हमारी संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें तो ऐसे उच्चारण स्थानों की संख्या दोस्तों हमारी हिंदी में और संस्कृत में मुख्यतः कितनी मानी गई है? 9 मानी गई। कितनी मानी गई है दोस्तों? 9 मानी गई है। तो याद रखना उच्चारण स्थान कितने होते हैं हमारी हिंदी में? 9 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 9। ये भी याद रखना। इरेज करूंगा दोस्तों, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं उन 9 उच्चारण स्थानों के बारे में आपसे यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 9 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों। अच्छे से समझना दोस्तों। पहले मैं उनको याद करने का तरीका आपको समझा देता हूँ, उनको याद कैसे करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा संस्कृत में जाना होगा। किस में जाना होगा दोस्तों? थोड़ा संस्कृत में चलते हैं दोस्तों। संस्कृत की तरफ मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। बस मेरा याद कराने का दोस्तों थोड़ा सा उद्देश्य है यहाँ पे आपको। जैसे मान चलो सपोज दैट कैसे चलते हैं हम संस्कृत की ओर दोस्तों, ये मैं अरेंज कर देता हूँ, समझाता हूँ दोस्तों कि हमारे हिंदी में दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है। पहले तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं दोस्तों कितने होते हैं? 11 स्वर। किस में होते हैं दोस्तों? हिंदी में। लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत की, किसकी बात करें? संस्कृत की, तो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 13 स्वर होते हैं। बात समझना दोस्तों। अगर वर्गों की बात करें, वर्ग कितने होते हैं, तो हमारी संस्कृत और हिंदी यानी इन दोनों में अगर वर्गों की बात करें दोस्तों तो वर्ग कितने होते हैं? 5। का, खा होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी वर्ग कितने होते हैं? 5। हिंदी में भी 5 होते हैं, संस्कृत में। लेकिन अगर स्वरों की बात करें दोस्तों तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? 13 और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? 11। अब वो इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। संस्कृत में कितने एक्स्ट्रा हैं दोस्तों? 2 एक्स्ट्रा हैं। वो 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ दोस्तों। जैसे मान चलो हमारे स्वर हैं दोस्तों आ। कौन कौन से दोस्तों? आ। मैं इनको थोड़ा सा पे चलो यहीं लिख देता हूँ। आ, ई, ऊ, ठीक है दोस्तों। री, रई, री, ए, आई, ओ और औ। समझना दोस्तों। अब देखना गिनना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारी हिंदी में 11 है। लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कौन से आ गए दोस्तों? ये 2 एक्स्ट्रा ये आ गए दोस्तों। कौन से आ गए? ये वर्ड आ गए। यहाँ से समझना दोस्तों अच्छे से, मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों इनके पेयर बनाइए आप। इनके क्या कीजिए दोस्तों? पेयर बनाइए आप। जैसे मान चलो एक पेयर तो हमारा ये बन गया दोस्तों। एक पेयर क्या बन गया? ये बन गया। एक पेयर क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया। और एक पेयर दोस्तों हमारा कौन सा बन गया? ये बन गया, इसका रे और बड़ी रई का। ठीक है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे ये अकेला रह गया और एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। जोड़े बना लिए दोस्तों हमने। कितने बना लिए? क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। ठीक है दोस्तों। कितने क्या बना लिए हमने? यहाँ पे जोड़े बना लिए। बात समझना दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ आपको, केवल समझना हमारा यहाँ पे कि एक जोड़ा तो हमारा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, तीसरा जोड़ा हमारा ये हो गया और चौथा जोड़ा हमारा ये हो गया, 5वां जोड़ा हमारा ये हो गया दोस्तों, 6वां जोड़ा हमारा ये हो गया और 7वां जोड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों। बस हमें थोड़ा सा ये याद रखना दोस्तों कि केवल इन दोनों वर्णों को हम संस्कृत के स्वर हैं। ये दोनों किसके स्वर हैं दोस्तों? संस्कृत स्वर हैं। हमारे हिंदी में केवल 11 स्वर हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी के बच्चे कुछ 11 हमारे हिंदी के स्वर हैं। आप समझना दोस्तों, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कैसे। ये समझ लो बस। मैं इसको मिटाऊंगा दोस्तों अभी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं स्वरों को आपको क्या करना है दोस्तों? क्रम से, मैंने कितने पेयर बताए थे? 7 पेयर। और 7 जोड़ों में दोस्तों अलग अलग लिख दीजिए। मान चलो मैं यहाँ पे नंबर 1 डालता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ आ। नंबर 2 डाल देता हूँ दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊ। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 डाल के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे री और बड़ी रई। ठीक है दोस्तों। संस्कृत के भी उच्चारण स्थान यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है? संस्कृत स्वर है। ठीक है। नंबर 5 पे हमारा कौन सा आता है दोस्तों? री। कौन सा आता है? री। ये भी क्या है दोस्तों? हमारा संस्कृत का स्वर है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है दोस्तों। नंबर 6 पे देखें दोस्तों। नंबर 6 पे हमारे कौन से थे? ए और आई। और नंबर 7 पे कौन से थे दोस्तों? ओ और आओ।
अब हमने दोस्तों उनको क्रम से लिख दिया। अब हमारे हिंदी में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 5। संस्कृत में कितने वर्ग होते हैं? 5। अब 5 वर्गों को इनके पीछे क्रम से लिख दीजिए दोस्तों। का वर्ग, चा वर्ग और का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आ ई ई उ। देखिए दोस्तों इसमें, और यहाँ पे हमारा आएगा पा वर्ग, और यहाँ पे आएगा टा वर्ग, और यहाँ पे आएगा दोस्तों ता वर्ग। थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक है वैसे दोस्तों इसमें कि हमारा का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग ये हमारे क्रम से आ गए। बस इसमें थोड़ा सा आपको दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ये याद रखनी है कि ये हमारा जो टा वर्ग है और ता वर्ग है, इसमें ये यहाँ पे बस 3 का थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब आपको जब याद करना है तो पहले आप इनको क्रम से लिख लेंगे। लेकिन जो उपपद माने है दोस्तों हमारा ये ऊ है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? पा वर्ग आ जाएगा। ये बात याद रखनी है दोस्तों आपको। आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट उसके बाद में देखो हमारे दोस्तों कौन से वर्ड आते हैं। अगर आप दोस्तों चाहें तो थोड़ा सा इसमें एक कर सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। ठीक है दोस्तों, ता वर्ग और पा वर्ग चलो छोड़ो, इसके ऊपर आधार पर मैं एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों आपको। ये हमारा हो गया का वर्ग। एक दोस्तों संस्कृत का और एक और सूत्र याद रखना दोस्तों, जिससे हमारा सबसे पहला सूत्र होता है दोस्तों अखु विसर्जनीय नाम कंठा। अखु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है दोस्तों, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो यहाँ से याद रखना दोस्तों आ के दोनों जोड़े का और हा और हमारा विसर्ग। तो देखो दोस्तों आ का वर्ग हो गया हमारा, और हा से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हा लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? विसर्ग आ जाएगा। और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा दोस्तों? कंठ होगा। क्या होगा दोस्तों? कंठ। उसके बाद में अगर ई की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ई का, वो होता है ई से इचुए सानाम तालु। इचुए सानाम तालु। ठीक है दोस्तों, इसको देखो कैसे याद करते हैं। तो ई से क्या हो गया दोस्तों? ई हो गया, चा से चा वर्ग होगा, फिर या और ये सा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? या और सा। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब उसके बाद में बात करें इसकी ऊ की, तो दोस्तों ऊ का सूत्र होता है उपपद मानीय नाम उष्टो। उपपद मानीय नाम उष्ठव। ठीक है दोस्तों, उपपद मानीय नाम उष्ठव। अब इसका देखो दोस्तों ऊ से ऊ हो गया, और पा से क्या हो गया दोस्तों? पा वर्ग हो गया। अगर हम बात करें री की, ऋतु साणाम मूर्धा, इसका क्या होगा दोस्तों? ऋतु साणाम मूर्धा। इसमें क्या होगा दोस्तों? री हो गया, और टू से टावर हो गया, पीछे रा आ गया, फिर हमारा क्या आ गया दोस्तों? सा आ गया। फिर हमारा होता है लिटुल सानाम दंता। लिटुल सानाम दंता। फिर उसके बाद में होता है दोस्तों एदेतो कंठ तालु। एदेतो कंठ तालु। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में इसका होता है ओदतो ओ का होता है दोस्तों ओदतो कंठोष्टम। कंठोष्टम। अब देखिए दोस्तों समझना, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है? लिटुल सानाम दंता। अगर इसकी बात करें देखिए ता वर्ग आ जाएगा, फिर उसके बाद में ला दे रखा है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है दोस्तों? सा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बात समझना यहाँ पे क्लियरिटी कि जो वर्ड हैं दोस्तों हमारे, अब यहाँ तक मैंने इतना आपको बता दिया है दोस्तों। गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा देखिए दोस्तों हमारे ये वर्ड हैं ई का जोड़ा पूरा, चा वर्ग और या और सा। ये क्या हो गए दोस्तों? हमारे तालु के उच्चारण स्थान हो गए। ऊ का जोड़ा और पा वर्ग, ये किसका जोड़ा हो गया दोस्तों? उष्ट का जोड़ा हो गया। री और टा वर्ग और रा सा, यानी टा वर्ग का जोड़ा, री का जोड़ा, ये हमारे किसके हो गए दोस्तों? मूर्धा के हो गए। किसके हो गए? मूर्धा के। री और ता वर्ग का जोड़ा और ला और सा किसके हो गए दोस्तों? दंत के हो गए। और ए और ऐ, देखो दोस्तों जब
जो ए होता है हमारा दोस्तों, ए किससे बनता है दोस्तों, आधन ई से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों। और जो ओ है दोस्तों, ये किससे बनता है, आधन ऊ से बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ओष्ठ। तो इसको बोलते हैं हम कंठोष्ठ्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठोष्ठ्य वर्ड बोलते हैं, कंठोष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा कंठ ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा। ये तो हमारे 7 पेयर्स हो गए दोस्तों। अब उसके बारे बाद में बात करें दोस्तों, हमारे 2 और आते हैं दोस्तों, 9 बताए थे मैंने। ये हो गया हमारा 8वां, नासिक के वर्ड कौन से हो गए दोस्तों, या, मा, ग, डा और न। ये जो हमारे 5 वर्ण हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था नासिक के व्यंजन के बारे में। ये नासिक से इनको क्या बोलते हैं हम, नासिक के। ये नाक से उच्चारित होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों, नाक से उच्चारित होते हैं। और जो नवा है हमारा दोस्तों, वो है वाह। ठीक है, इसको हम किससे उच्चारित करते हैं दोस्तों, जो वाह है बकार से दंतोष्ठ, इसको हम दंत और ओष्ठ से उच्चारित करते हैं, इसको दंतोष्ठ्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, दंत ओष्ठ्य। शेष में इनके बारे में कल और चर्चा करूंगा दोस्तों। अब एक इसके अलावा दोस्तों 2 वर्ड और याद रखने हैं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 9 के अलावा 2 और होते हैं एक्स्ट्रा दोस्तों, मैं उनके बारे में यहाँ पे बस इतना बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों रा, और एक होता है ला। इनमें हलंत लगा हुआ है दोस्तों, आधा रा और आधा ला। ये दोनों वर्ड दोस्तों वर्ष से उच्चारित होते हैं। वर्ष का मतलब मूर्धा से। और एक अगर हा की अगर आपसे स्पेशली पूछ ले कभी और ऑप्शन में कंठ ना दे, तो इसकी जगह पर आप काकल्य कर सकते हैं कि हा का उच्चारण दोस्तों काकल्य से भी होता है। बात समझना दोस्तों। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको सारे वर्ड रट लेने हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, और हमारे कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं, और नाक से उच्चारित होने वाले वर्ड, और दांत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। इनके अलावा मैंने 2 और बताए, रा और ला। अगर आधा रा और ला दे दिया जाए तब पूछे आपसे कि इसके उच्चारण स्थान क्या है, तो उनको बताना है वर्ष। अगर केवल आपसे हा पूछ रहे और ऑप्शन में कंठ ना दे, तो आपको काकल्य मिलेगा। तब को आपको क्या करना है, कंठ के स्थान पे काकल्य करना है, अगर कंठ ऑप्शन में ना हो। एक बात याद रखना दोस्तों, कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 10 वर्ण ऐसे हैं, 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। वो कौन कौन से वर्ण हैं दोस्तों, समझना आप। यहाँ पे एक तो का वर्ग में आने वाला ये वाला, ठीक है दोस्तों, का में आने वाला ये, ठीक है दोस्तों। यानी कुल मिला कह सकते हैं हमारे 5 वर्ग हैं, और 5 वर्गों के पंचमाक्षर यहाँ पे क्रम से एक में आ रहे हैं। यानी का वर्ग में भी आ रहा है, चा वर्ग में चा वर्ग का पंचमाक्षर आ रहा है, पा वर्ग में पा वर्ग का पंचमाक्षर आ रहा है, टा में टा वर्ग का पंचमाक्षर शामिल है, और ता में ता वर्ग का पंचमाक्षर शामिल है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो एक तो उच्चारण स्थान का नाक हो गया, और एक ही इनके क्रम से एक उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए टोटल हमारे, कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 5। ठीक है दोस्तों। 5 वर्ड तो हमारे ये हो गए जिनके उच्चारण स्थान कितने, 2। एक वर्ड ये हो गया हमारा वाह। कौन सा हो गया दोस्तों, वाह, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। 6 हो गए। और 2 उच्चारण स्थान हमारे ये हो गए, ए और आई, जिनके उच्चारण स्थान क्या है, 2 हैं। और 2 वर्ड ये हो गए हमारे जिनके उच्चारण स्थान क्या है, 2 हैं। कुल मिला के कितने हो गए टोटल, 10 वर्ड हो गए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इनके बारे में थोड़ा सा मैं कल और चर्चा कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर अवश्य करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण नई नई चीज़ें बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट समझा के क्लियरली आपको बात कर रहा हूँ। रहा इन उच्चारण स्थानों की ट्रिक के बारे में, इनको याद कैसे करते हैं, थोड़ा सा दोस्तों मैं इसके बारे में कल बात करूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।